तो आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इसका नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए कि उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है, उनके अधिकारों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता, सुरक्षा और उचित मूल्य का अधिकार होता है। क्या? उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट, सुरक्षा और उचित मूल्य का अधिकार होता है। तो इनका मुख्य अधिकार कौन कौन से है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग देखिए आगे। तो मुख्य अधिकार पहला है कि इनको जानकारी का अधिकार होता है कि प्रोडक्ट जो है कैसा है, किसने बनाया है, कितना है और कौन सा प्रोडक्ट में क्या कितना मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह कितना है, ये सब कितना मिला है इसके बारे में जानकारी उपभोक्ता को चाहिए। इसका कितना प्राइस है, इसका एक्सपायरी डेट कितना है, कब बना है, इस सब का जानकारी उपभोक्ता को होता है। ठीक है, अधिकार है यह जानकारी का। ठीक है, फिर दूसरा है चयन का अधिकार। उपभोक्ता कोई भी प्रोडक्ट को चुन सकता है अपने अनुसार। ठीक है, और तीसरा है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। क्या? निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार उपभोक्ता को रहता है। फिर अगला आगे है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार है। ठीक है, समझ गए। और लास्ट जो है से मुआवजा पाने का अधिकार भी उपभोक्ता को है। ठीक है, तो उपभोक्ता जब जागरूक हो जाएंगे तो वह शोषण से बच सकते हैं। और कैसे जागरूक होंगे? उपभोक्ता शिक्षा लेकर। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया। तो उपभोक्ता का सारा यह सब अधिकार है, यहाँ देख लीजिएगा। 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। इसका आंसर इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा, पूर्ण नंबर मिलेगा। फिर आगे अपना प्रश्न है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है, यानी जनता का ही शासन होता है मुख्य रूप से। जैसे एक तो इससे पहले चलता था भारत में राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था, फुल पावर जो है, पूरी शक्ति जो है राज्य के, चाहे गणराज्य की जो भी हो, पूरी शक्ति जो है से राजा के पास होता था और यह जो है वंशानुगत चलता था। पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में पूरी पावर जो है जनता के पास होती है। जनता जो है किसी भी राजा को हटा सकता है, पीएम सीएम वगैरह जो भी है नेता लोग हैं, नेता लीडर को हटा सकता है और उसको बना भी सकता है। तो इसमें लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोच्च होती है। इनकी विशेषताएं देखिए लोकतंत्र की। पहला जो है स्वतंत्र चुनाव होता है। क्या? स्वतंत्र चुनाव होता है। यहीं पर राजतंत्र में होता था कि जो राजा है वंशानुगत बनता था। एग्जाम्पल के लिए कोई भी राजा ए है तो उसका बेटा, वंशानुगत लिख दे रहा है, कोई भी राजा ए है तो उसका बेटा अगर बी है तो यही राजा बनेगा। इसका बेटा मान लीजिए सी है तो यही राजा बनेगा आगे पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सरकारें बनती है या गिरती है। ठीक है, फिर है कि लोकतंत्र में जो जनता होता है उनके पास मौलिक अधिकारें होती हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, लगभग वीडियो डाला हुआ है। और राजतंत्र में जो है मौलिक अधिकार लोगों के पास नहीं होता था, जो राजा बोल दिया वही नियम है। ठीक है, पर यहाँ पर मौलिक अधिकार है। और अगला जो है लोकतंत्र का विशेषता से बहुदलीय व्यवस्था है। कैसी? बहुदलीय, यानी अनेक दल खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में, चुनाव में। ठीक है, और अगला जो विशेषता है समानता का भी एक अधिकार मिलता है। मानव जो भी जनता है उनको समानता भी मिलता है। लोकतंत्र में जनता को समानता मिलता है। एग्जाम्पल के लिए पहले के टाइम में जैसे तो राजा आ गए, चाहे कोई धनवान व्यक्ति है तो उसको ज्यादा इज्जत मिलता है, इज्जत ही बोलिए, और जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कम, मतलब पूछेगा भी कोई नहीं। तो आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लोकतंत्र में सभी को समानता का अधिकार है, चाहे प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा। ठीक है, और पांचवा जो है से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। समझ गए? परिभाषा में आप ये लिख सकते हैं कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। जबकि राजतंत्र में क्या होता था कि राजा के पास पूर्ण शक्ति होती थी। ठीक है,
फिर आगे है कि औद्योगिकरण के प्रभाव लिखे, औद्योगिकी के प्रभाव लिखे, सॉरी, औद्योगिकरण के प्रभाव लिखे। तो इसका उत्तर जो होगा सिंपल है, पॉइंट वाइज लिखना है कि औद्योगिकरण से क्या हुआ, सो उत्पादन में वृद्धि हो गई, ठीक है, और शहरीकरण बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा। जैसा औद्योगिकरण में होता क्या हुआ, क्या से सारा जो काम है, मुख्य रूप से जितना बड़ा बड़ा काम है सब कंपनियों के माध्यम से होने लगा, मशीनों के माध्यम से होने लगा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी आई, शहरीकरण आया और उत्पादन में बढ़ोतरी आया, रोजगार भी बढ़ा। उद्योग जब खुले, बड़े बड़े उद्योग खुले तो रोजगार भी बढ़ा। साथ का साथ परिवहन संचार का विकास हुआ, परिवहन रोड वगैरह बनने लगे, संचार मतलब जो फोन वगैरह से आप लोग बात कर रहे हैं वो सब, और पर्यावरण प्रदूषित भी होने लगा। एक नकारात्मक प्रभाव भी है कि औद्योगिकरण से पर्यावरण प्रदूषित होने लगा, ठीक है। फिर आगे है कि सामाजिक व आर्थिक असमानता भी फैली। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका बात करें तो सामाजिक और आर्थिक असमानता कैसे फैली, तो आज के टाइम में जो उद्योग के मालिक हैं, सीईओ वगैरह जो भी हैं, तो मालिक हैं, तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा संपत्ति है, जिसके कारण उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, और आज के टाइम में जिनका आर्थिक स्थिति खराब है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसको सामाजिक और आर्थिक असमानता बोला जाता है। तो औद्योगिकरण विकास लाता है, परंतु संतुलित ना होने पर पर्यावरणीय खतरे बढ़ाता है। समझ गया। फिर अगला जो प्रश्न है, से अगला प्रश्न है कि अपरदन क्या है और अपरदन के कारण और प्रभाव को लिखे। तो अपरदन जो है, से अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल, हिमनद इत्यादि के कारण जो भी पदार्थ हैं, चाहे मिट्टी हो चाहे जल, जो भी हो गया, अपक्षयित पदार्थों को हटाकर दूर ले जाते हैं। ये सब क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। जल के कारण, हवा के कारण या हिम नदी के कारण जो भी पदार्थ है उसको दूर हटाकर ले जाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, ठीक है। तो अपरदन का कारण हो सकता है तेज वर्षा, बहुत ज्यादा तेज वर्षा, तेज हवा, नदी की धार। पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, वनों की कटाई, यह सब किसका कारण है, तो यह सब अपरदन का कारण है, ठीक है। इसमें मृदा अपरदन वगैरह भी पढ़ना रहता है, तो आप लोग प्रॉपर वीडियो बनाए इसका, देख लीजिएगा। फिर आगे है कि अपरदन के प्रभाव क्या होते हैं। तो अपरदन का प्रभाव है, पहला मिट्टी का क्षरण, मृदा अपरदन में मिट्टी का क्षरण होता है, पता है, मृदा अपरदन, ठीक है। फिर है कृषि उत्पादन में कमी, अपरदन होगा तो कृषि उत्पादन में कमी होगा, और नदी व बांधों में गाद जमना, यह सब अपरदन का कारण है। मतलब मट्टी वगैरह कट के, बालू वगैरह कट के आ जा रहा है नदी में, जिसके कारण गाद जम जा रहा है, और साथ जानते हैं आप लोग, ठीक है। और आगे है मरुस्थलीकरण, ठीक है, मरुस्थलीकरण, इसका भी परिभाषा आप लोग जानते हैं। तो अपरदन रोकने के लिए वन को संरक्षित करना जरूरी है, टेरेस खेती करना जरूरी है, घास लगाना जरूरी है, चेक डैम बनाना आवश्यक है, ठीक है। तो अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या करना है, यह सब भी बता दिया गया है। तो पूरा क्वेश्चन आपको यह 5 नंबर में पूछेगा, फिर भी आप आंसर दे सकते हैं इसका। अगर 2 नंबर में पूछता है फिर भी आंसर दे सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन पूछे इसका आंसर आप दे सकते हैं। और अगर इसका नोट्स लेना होगा आपको तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।